हेलो बच्चों, ये एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट हम कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसी का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग मेनली जो गॉस थ्योरम है उस गॉस लॉ को कवर करेंगे, है ना। बट उसके पहले हम लोग एक डाइपोल का कॉन्सेप्ट और है कि डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस को पूरा कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लाइंस को ही हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कंसिडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड दे दिया गया और इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक परमानेंट डाइपोल को रख दिया गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वी मीन दैट, मतलब इसमें मेनली अपने को क्या ऑब्जर्व करना है, मेनली ये ऑब्जर्व करना है कि जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे डाइपोल को तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा। ओके, वी मीन दैट P एग्जिस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ E। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो, डाइपोल तो होगा ही होगा। इट हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई E, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं होता है ना। ये ऑलरेडी होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नहीं हो। डाइपोल होने के लिए क्या चाहिए, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस चाहिए स्मॉल सेपरेशन पे। तो मान लीजिए स्मॉल सेपरेशन रखा गया तो डाइपोल मोमेंट क्या मिलता है, Q इंटू ए। देर इज अ फोर्स QE ऑन Q एंड फोर्स माइनस QE ऑन माइनस Q। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ज़ीरो, है ना। नेट फोर्स ज़ीरो होता है यहाँ पर। नेट फोर्स ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक डाइपोल आपने रख दिया या फिर एक आपने रॉड रख दिया। मान लीजिए एक रॉड आपने रखा तो इस रॉड को यहाँ फिक्स कर दिया, बोला कि इसको यहाँ पे मैं क्लैंप कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। कील ठोक दिया एक, मान लीजिए, ठीक है, जिससे, और ऐसा कील जो फिक्स नहीं करेगा रोटेट करा सके, ऐसा, है ना। तो अब इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लग जाएगा QE, इस चार्ज पे इधर फोर्स लग जाएगा और मान लीजिए QE। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म था, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिला, इक्वल मिला ना, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट मिला। तो डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बट ये तभी हो सकता है नेट फोर्स ज़ीरो जब फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी जा करके ना ई दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम है, सिर्फ ई को सेम होना है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखा है कि सिंस ई इज़ यूनिफॉर्म, however the charges are separated so the forces act at different points। अब यहाँ पर देखो ये चार्जेस जो है ना कुछ पॉइंट्स पे सेपरेटेड है ना, कुछ डिस्टेंस पे, तो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स काम करेगा। तो जब अलग अलग पॉइंट पे फोर्स काम करेगा तो ये फोर्स क्या काम ट्राई करेगा, ये क्या काम करेगा कि इसको इधर रोटेट करूँ, और ये ट्राई करेगा कि मैं इधर लेके जाऊँ। तो ओवरऑल देखिए, तो ओवरऑल ये रॉड ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा ना, जो भी है यहाँ पर, मतलब ऐसे घूमना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक मिड पॉइंट के अबाउट, ये तो मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वन एंड के अबाउट कर रहे हैं ना, बट ये मिड पॉइंट के अबाउट करेगा, उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है ना। सेपरेटेड सो द फोर्सेज एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स रिजल्टिंग इन अ टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पर जब रोटेट करना शुरू करेगा दैट मीन्स कि टॉर्क काम करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों फोर्स की वजह से यहाँ पर टॉर्क मिलता है और दोनों टॉर्क का जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है वो सेम आता है, ठीक है। टॉर्क के बारे में आप क्लास 11th में पढ़े होंगे जरूर। व्हेन नेट फोर्स इज ज़ीरो टॉर्क इज इंडिपेंडेंट, देखिए टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉर्क जो हम लिखते हैं ना, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी आपको मैं एकदम फ्रेश डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि एफ नेट ज़ीरो है इसलिए टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एफ नेट ज़ीरो हो रहा है लीनियर का ना, लीनियर मोशन के लिए। बट टॉर्क तो है ही, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको इधर रोटेट करेगा, ये इसको इधर रोटेट करेगा, तो दोनों का देखो रोटेशन जो है सेंस वो तो सेम ही आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेट तो करेगा। तो यहाँ पे एफ नेट के ज़ीरो होने से टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ कपल, मतलब जो ये डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ पे आता है इतना QE इंटू 2a साइन
थीटा। यहाँ टोटल डिस्टेंस इनके बीच का 2a होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से a डिस्टेंस एक चार्ज का, तो दूसरे का भी a डिस्टेंस। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक मैं एक्स्ट्रा पेज ऐड कर रहा हूँ, फिर वहाँ पे आपको मैं ये पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ये मेरे पास एक, मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म फील्ड को ड्रॉ करूँगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाना ज़रूरी है। तो देखिए मेरे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना डायरेक्शन में चेंज होता है, ना ही मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होता है, मतलब एकदम फिक्स रहेगा। ना ही डायरेक्शन वाइज चेंज होगा, ना ही मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने एक डाइपोल बना दिया। देखिए एक मैंने डाइपोल लिया, ठीक है, ओके। अब ये जो रोटेट करेगा ना, ये अपने मिड पॉइंट के अबाउट करेगा, इसके अबाउट, ठीक है, मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम पूरा इसको डिटेल में समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में जो लाइंस बोला है उसका क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि मैं डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला यहाँ पर डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो हम जानते हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है ना, जब हम जानते हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल बताया हुआ पहले भी, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। जब चार्ज नेगेटिव होता है तो अपोजिट में काम करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स इधर काम करेगा, यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसको सेंटर ओ मान लीजिए, ठीक है, ओके। इसको आप ओ मान लीजिए सेंटर, और यहाँ पर आप मान लीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये a है और ये भी डिस्टेंस a है, मतलब O से लेकर के A तक का डिस्टेंस a है, तो O से लेकर के B तक का डिस्टेंस भी क्या है, a है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस a, ये पूरा डिस्टेंस a। तो अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली में टॉर्क के लिए चाहिए क्या होता है, तो टॉर्क के लिए चाहिए होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स, ठीक है। तो फोर्स तो अपने को दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये फोर्स का जो लाइन है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो ये हो गया फोर्स का, देखिए ये हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। और रोटेट इसके अबाउट करेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स तक, मतलब फोर्स तक देखना होता है या लाइन ऑफ एक्शन तक देखना होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है, तो ये जो ए है वो थीटा एंगल बना रहा है ना, मतलब डाइपोल थीटा एंगल यहाँ बनाया हुआ है। तो इसका हम ए का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा। और ये जो ए साइन थीटा है यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स से, देखिए, है ना। तो ये ए साइन थीटा, इधर भी क्या आएगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल ना थीटा, तो इधर भी मिलेगा अपने को ए साइन थीटा। इधर में आएगा इसका एक कंपोनेंट जो है ना ए का, इधर भी आएगा ए कॉस थीटा, बट वो अपने किसी काम का नहीं है, जैसे इधर भी आएगा ए कॉस थीटा अपने काम का नहीं है। तो देखिए आपको फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मालूम हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे टॉर्क के बारे में यहाँ पर, कि टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए एक चीज़ आपको और समझा दूँ कि ये वाला जो फोर्स है वो इधर की तरफ रोटेट करेगा और ये वाला फोर्स इधर की तरफ रोटेट करेगा। ये फोर्स को मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में क्यों दिखाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव चार्ज में हम जानते हैं कि कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स काम करता है, ओके। अब यहाँ जो टॉर्क लिखेंगे आप उसमें क्या लिखेंगे, तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों में तो एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि देखिए इसमें भी एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना है ए साइन थीटा और एफ, यहाँ पर भी एफ और ए साइन थीटा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक चार्ज पर ना माइनस क्यूई और एक चार्ज पे क्यूई, तो नेगेटिव साइन यहाँ जो आ रहा है ना माइनस क्यूई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली डायरेक्शन को, कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है दोनों फोर्स का वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब आप फोर्स रखेंगे तो माइनस क्यूई रखेंगे, ऐसा नहीं रखना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप जब इसका पुट करेंगे फॉर्मूले में तब आप नहीं रख सकते माइनस यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए क्यूई ए साइन थीटा प्लस क्यूई ए साइन थीटा,
डाइपोल क्या रख देंगे आप, तो डाइपोल देखिए, जो डाइपोल मोमेंट है वो, तो यहाँ पे दोनों के चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है 2a, तो आप क्या लिखेंगे q इंटू 2a, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो अब इसको ज़रा आप अरेंज करके देखिए, तो q इंटू, अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो q इंटू 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे ना, तो आप क्या लिखेंगे 2qa साइन थीटा लिखेंगे। तो उस 2 को मैं इधर इसके साथ कर देता हूँ, तो q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, तो ये तो पूरा डाइपोल मोमेंट हो गया, तो पी साइन थीटा हो गया। तो पी साइन थीटा आपको क्या मालूम हो गया, टॉर्क। अब अगर इसी चीज़ को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का हम जानते हैं पहले से, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे वेक्टर वगैरह में, ठीक है। तो बाकी उसको मैं आपको जो वेक्टर पढ़ाऊंगा समझाऊंगा भी, है ना। तो यहाँ पर कि जो भी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमेशा इन दोनों के प्लेन कंटेनिंग से परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के प्लेन कंटेनिंग से परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लीजिए इधर में पी वेक्टर हो गया और इधर में ई वेक्टर हो गया, तो अगर हमें टॉर्क का डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पी की तरफ रखेंगे, ठीक है, और उसको कर्ल करके कहाँ ले जाएंगे, उसको मतलब ऐसा कर्ल कीजिए, ऐसे उसको कर्ल करके और लेके जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो थंब देखिए कहाँ है, थंब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, आपके नोटबुक की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब कि जो टॉर्क होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। बट ये राइट हैंड से करना होता है, लेफ्ट से नहीं करना होता है ना, राइट हैंड होता है ये, ठीक है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना होता है। तो ये हम लोगों को टॉर्क मालूम होगा। अब इसमें भी देखिए, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180 रख देते हैं, तो थीटा 0 या 180 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पर 2 चार्ज रख देता हूँ, डाइपोल बना देता हूँ मेनली, तो डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, डायरेक्शन जानते हैं हम लोग, तो एंगल क्या मिलेगा आपको 0 डिग्री। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल को अपोजिट में रख दें ऐसे, तो अब आपको एंगल क्या मिलेगा 180, ठीक है। तो अब इन दोनों ही केस में आपको टॉर्क क्या मालूम होगा, टॉर्क मालूम होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 180 या साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर अगर इन केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इधर में हो गया डाइपोल मोमेंट, तो एंगल क्या मिलेगा 90। तो जब एंगल 90 बनता है ना, तब मिलता है हम लोगों को टॉर्क मैक्सिमम, दैट इज पी साइन 90, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क कितना मिलेगा, पी, मैक्सिमम टॉर्क पी मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर कंप्लीट टॉर्क का आ गया। तो आप देखिए ये जो एक्सप्लेन किया हुआ था चीज़ें, ठीक है, एनसीईआरटी के लाइंस में, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया डायग्राम से। एनसीईआरटी में इतना छोटे से बताया था, उसको पूरा एकदम एक्सप्लोर करके बढ़िया से अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लाइन्स है इसके उसको समझेंगे। अब इसमें देखिए जो मैंने आपको समझाया टॉर्क के बारे में कि 0 होता है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड E when P is aligned with E torque is 0। मतलब जब P इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे ही होगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा टॉर्क, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर डायग्राम से, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस, ठीक है, आपने यूनिफॉर्म फील्ड लिया तो आपको टॉर्क मिला, बट व्हाट हैपेंस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा फिर इस पर, तो वो तो समझना पड़ेगा क्या होगा। इन दैट केस द नेट फोर्स विल एविडेंटली विल बी नॉन ज़ीरो, मतलब जब यूनिफॉर्म नहीं होगा फील्ड तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म में हम लोगों को क्या मिल रहा था, यूनिफॉर्म में तो एकदम कन्फर्म मिल रहा था कि एफ नेट ऑलवेज ज़ीरो होगा, है ना, ये तो ऑलवेज ज़ीरो होगा। बट टॉर्क क्या मिल रहा था, मे और मे नॉट भी ज़ीरो। देखिए यहाँ दिखाया था ना, टॉर्क मे और मे नॉट भी ज़ीरो, क्योंकि टॉर्क किसी जगह पे ज़ीरो मिल रहा है, कहीं पे ज़ीरो नहीं मिल रहा। ये किस केस में था, यूनिफॉर्म के केस में। बट बोल रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, है ना, व्हाट हैपेंस इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उस केस में एफ नेट ज़ीरो नहीं होता है, टॉर्क अभी भी ज़ीरो हो सकता है और नहीं हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन एडिशन देयर विल इन जनरल बी अ टॉर्क ऑन द सिस्टम बी एज बिफोर, मतलब टॉर्क तो जैसे था वैसे ही रहेगा,
बट एफ नेट यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में। द जनरल केस इज इन्वॉल्व, सो लेट अस कंसिडर अ सिंपलर सिचुएशंस व्हेन पी इज पैरेलल टू ई और एंटी पैरेलल टू ई। इन आइदर केस द नेट टॉर्क इज ज़ीरो, मतलब इन दोनों ही केस में नेट टॉर्क तो ज़ीरो मिलेगा अपने को, बट देयर इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल इफ ई इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, पूरा एक बार मैं स्टेटमेंट्स ना समझा देता हूँ क्या बोला गया। बोला गया कि यहाँ पर जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में, है ना, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में बोल रहा है कि नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा बट टॉर्क ज़ीरो होगा। तो बोल रहा है उसके लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से क्या मतलब है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का क्या मतलब है ये समझते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, देखिए यूनिफॉर्म फील्ड का पहले तो मैं बता दूँ आपको, पहले भी बताया हुआ है, अभी फिर से बता देता हूँ। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी कांस्टेंट रहना एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ये भी चेंज होना और ये भी चेंज होना, या फिर दोनों में से कोई एक का चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, अभी जो एग्जांपल ले रहा है एनसीईआरटी में, इसमें कि एक डाइपोल ले लिया गया, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिर बोला गया कि एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए और बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे जाएंगे ना राइट वर्ड में, है ना, लेफ्ट से राइट जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। लिखा गया है देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स कर दिया बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि मैं इसको 0.1 मार्क कर देता हूँ, इसको 0.2 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो 0.1 पे देखिए ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर जो फोर्स काम करेगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर काम करता है, फील्ड के डायरेक्शन में। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे ऐसे फील्ड बढ़ते जाएगा। तो जब फील्ड ऐसे बढ़ते हुए जाएगा तो पहले ये पॉइंट बाद में ये पॉइंट आया, तो बाद वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इधर फील्ड बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इस ए पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा होगा बी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि F1। एंड नेगेटिव चार्ज पे हम जानते हैं कि फोर्स किधर काम करता है बच्चों, तो फील्ड के अपोजिट में, तो ये क्या होगा Q इंटू E2। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि E1 का जो स्ट्रेंथ हो वो ज़्यादा है किससे, E2 से, तो इसका मतलब कि F1 भी ज़्यादा होगा F2 से। तो यहाँ पे तो F नेट ज़ीरो नहीं मिल रहा है, और अगर F नेट ज़ीरो नहीं है और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है इससे, ठीक, और दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट में है, तो ये तो इधर ही जाएगा, है ना। तो ओवरऑल डाइपोल कहाँ मूव करेगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एफ नेट ज़ीरो हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब टॉर्क ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मिड पॉइंट होता है इसका, किसी भी डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है वही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का जो डायरेक्शन, फोर्स का जो डिस्टेंस का डायरेक्शन है वो इधर है। तो देखिए फोर्स का डिस्टेंस का डायरेक्शन भी इधर और फोर्स भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो एंगल क्या मिलेगा, ज़ीरो, और जैसे ही एंगल ज़ीरो मिलेगा तो आपको टॉर्क क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिलेगा। तो इसीलिए इस केस में टॉर्क आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा F1 की तरफ। वही लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से इस डायग्राम से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एफ नेट यहाँ पर ज़ीरो नहीं है बट टॉर्क क्या है, अभी भी ज़ीरो है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया गया डायग्राम के थ्रू। देखिए इस बार क्या किया, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस बार हम डाइपोल का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। पहले नेगेटिव इधर रख रहे थे, पॉजिटिव इधर रख रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव वाले को इधर कर देते हैं, पॉजिटिव वाले को इधर कर देते हैं, मतलब इसको नेगेटिव बना देते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही है अभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अभी भी देखो वही है, सेम। ठीक है, एंड वही बोला गया कि डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड अभी भी वही है, सेम। तो अभी क्या हो जाएगा इसमें कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर, अब इसको पॉइंट आप
जैसे बाद वाले को पॉइंट हम क्या मान रहे थे, 1 मान रहे थे ना, ठीक है, तो इसको हम 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, तो इस बार पॉजिटिव वाले पर चार्ज F2 काम करेगा। बट हम ये भी साथ में जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 पर वो कम है E1 से, और नेगेटिव वाले पे फोर्स इधर काम करेगा F1। तो इस बार क्या हो जाएगा, है ना, कि इस बार यहाँ पे नेगेटिव वाले पे फोर्स ज़्यादा काम करेगा, दैट इज़ कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2। तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि F1 इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि ओवरऑल ये जो डाइपोल है वो इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स तो इधर हो जाएगा क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है F1 F2। तो F1 क्या करेगा, नेट फोर्स इधर लगा के खींच के ले जाएगा इसको। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। बट अभी भी हम ये बोलेंगे कि टॉर्क ज़ीरो है, बिकॉज देखिए तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बट फोर्स का इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 180। तो मैंने अभी दिखाया था कि जब 180 एंगल बने या फिर 0 डिग्री एंगल बने तब टॉर्क क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा, ठीक है ना। टॉर्क ऑलवेज क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। बट एफ नेट यहाँ पर 0 नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो अभी भी हम क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म में रखने पे एफ नेट 0 नहीं हो रहा है, बट टॉर्क क्या हो रहा है, 0 हो भी जा रहा है, 0 नहीं भी होगा। एंगल यहाँ 0 और 180 मिल रहा है इसलिए 0 हो रहा है ना, अदरवाइज 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसी चीज़ को बताया गया है, ठीक, कि एंटी पैरेलल रखने पे देन टॉर्क नेट टॉर्क 0 बट देयर इज नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इफ इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया जाए, द नेट टॉर्क इज 0 बट देयर इज नेट फोर्स इफ इज नॉट यूनिफॉर्म। अब देखिए, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो जनरली हम लोग देखो चार्ज को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है ना वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर। तीसरा जो दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहला वाला तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लेंथ के लॉन्ग एक लेंथ ले लीजिए, उस पर सारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। एनसीईआरटी में एरिया को डेल्टा एस या एस से दिखाया जाता है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा बच्चों कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, देखिए इसका यूनिट दिया हुआ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन एरिया ऐसा ले लें हम लोग और इसके ऊपर पूरे चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, है ना, इसको रो से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो टोटल 3 टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है चार्ज का यहाँ पर, है ना, जो हम मतलब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक। कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग आगे डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है, कि रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा है बच्चों एनसीईआरटी में, ठीक है। तो रॉड और स्फीयर की वजह से क्या होगा उसको देखना है अपने को, ठीक है। तो देखिए अब है गॉस लॉ, क्योंकि रॉड और स्फीयर की वजह से आपको अगर डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके लिए गॉस का जो लॉ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और गॉस का जो लॉ है ना, वो आपको एक मैं बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में एक ही लाइन बता देता हूँ कि क्या है ये। गॉस सिंपली ये बोलता है, उसके बाद मैं एनसीईआरटी की सारी लाइन्स को एक्सप्लेन करूँगा। गॉस सिंपली ये बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो भी चार्ज, जरूरी नहीं है सेंटर पे, कहीं पर भी जो भी चार्ज होगा, ठीक है, उसी को हम इसमें फ्लक्स के फॉर्म में लिखेंगे। जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स मिलेगा वो होगा Q इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब फ्लक्स थ्रू दिस सरफेसेस विल बी इक्वल टू चार्ज विद इन दिस सरफेसेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बोलता है गॉस। मतलब सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया गॉस लॉ, है ना। इसी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। देखिए, एज ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेट अस कंसिडर द टोटल फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r which encloses a point charge q at its center। बोला गया पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आप एक कंसिडर कीजिए कि एक यहाँ पे स्फीयर है जिसके सेंटर पे चार्ज q है, ठीक है। डिवाइड द स्फीयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स एज शोन इन फिगर। बोला गया कि इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कीजिए, है ना। जैसे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए। छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड करने पे हम लोग ऐसे एक छोटा सा एरिया अभी फ़िलहाल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फ्लक्स जानते हैं पहले से कि फ्लक्स क्या लिखते हैं हम लोग। तो फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे कि ई डॉट एरिया, है ना, यही जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये तो हो गया क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। आर कैप डॉट डेल्टा एस, जितना भी ये बोल्ड लेटर में लिख रहा है ना, सब वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। तो आप एग्जाम वगैरह में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे एग्जाम में वेक्टर फॉर्म लगाना, वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो बोल्ड लेटर से लिख के दिखा दिया, आप एग्जाम में बोल्ड लेटर लिख के दिखाएंगे तो हो सकता है गलत काट दे, है ना, क्योंकि वहाँ पर समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए आप क्या करें कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखें तो उस पर एरो लगा दीजिए, ठीक है। देखिए, आर कैप डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। आर कैप तो सिर्फ एक यूनिट वेक्टर हो गया जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। द यूनिट वेक्टर आर कैप इज अलोंग द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर टू द एरिया एलिमेंट। बोल रहा है कि जो आर वेक्टर है ये रेडियस के अलोंग होगा, ठीक है, जो जिसका डायरेक्शन सेंटर से, है ना, सेंटर से लेकर के एरिया एलिमेंट की तरफ होगा। मतलब ये जो आर कैप है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सेंटर से लेकर के एरिया वेक्टर की तरफ, ओके, समझ में आ गया। और रेडियस के अलोंग ही होगा। सिंस नॉर्मल टू अ स्क्वायर एट एवरी पॉइंट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। बोला गया कि जो नॉर्मल होता है ना, तो जो हम टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ते हैं ना, कि टेंजेंट और नॉर्मल, तो टेंजेंट तो किसी पॉइंट पे ऐसे होता है बट नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है। तो वही बोल रहा है कि सिंस नॉर्मल टू द स्फीयर एट एवरी पॉइंट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, मतलब चाहे किसी भी पॉइंट पे देखो तो रेडियस वेक्टर के अलोंग ही होगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना तो रेडियस वेक्टर के अलोंग, रेडियस वेक्टर इधर हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ देखो इस पॉइंट पे तो रेडियस वेक्टर ये हो गया ना और नॉर्मल इधर होगा, तो अलोंग द मतलब रेडियस वेक्टर ही होगा नॉर्मल, ठीक है। एरिया एलिमेंट डेल्टा एस वेक्टर एंड आर कैप वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। तो अब इसमें क्या हो, देखो एरिया वेक्टर का मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि जो एरिया वेक्टर होता है ना वो हमेशा आउटवर्ड होता है। चाहे किसी भी पॉइंट से देखो, यहाँ से भी देखोगे तो आउटवर्ड ही होगा, यहाँ से भी देखोगे तो आउटवर्ड ही होगा, यहाँ से भी देखोगे तो आउटवर्ड होगा, हर पॉइंट से वो आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, ठीक है, नॉर्मल भी आउटवर्ड है एंड जो आर कैप है वो भी आउटवर्ड है। मतलब ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एंगल क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा,
पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो एंगल यहाँ पे जब लिखेंगे, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है ना, इसको आप क्या लिखते हैं, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। तो थीटा आपको कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में है। तो आपको फाइनली यहाँ से फ्लक्स क्या मिलेगा, छोटे से एरिया एलिमेंट से आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट से इतना फ्लक्स मिलेगा ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। अब हम लोग ये जो छोटे एरिया से निकाले हैं ना, अब अगर हमें पूरे कंप्लीट एरिया से चाहिए इस स्फीयर के, तो अगर इस पूरे कंप्लीट एरिया से चाहिए स्फीयर का, तो कंप्लीट एरिया होता कितना है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम ये डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस सबको ऐड कर दें, तो हमें तो कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया, देखिए नेक्स्ट में, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द फ्लक्स थ्रू ऑल डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। एंड सभी एरिया एलिमेंट्स जब ऐड करोगे तो कंप्लीट एरिया मिलेगा स्फीयर का। और कंप्लीट एरिया स्फीयर का क्या होता है, ये समेशन का मतलब ऐड करना हुआ, ये जो लिखा है ना ऑल डेल्टा एस, इसका मतलब होता है ऐड करना, ये सभी एरिया को ऐड कीजिए। तो पूरे कंप्लीट स्फीयर का जो एरिया होता है ना, वो कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ लिख करके, जैसे यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। फिर पूरा एरिया जब आप यहाँ रखेंगे ना, तो देखिए ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही फ्लक्स होगा ड्यू टू गॉस लॉ, और यही मैं एकदम स्टार्टिंग में अभी समझाया था जब गॉस स्टार्ट किया था, ठीक है। बट ये ध्यान रखें कि ये इनक्लोज्ड होता है, जो अंदर में चार्ज है ना वही चार्ज यहाँ लेना होता है, ठीक है। तो गॉस सिंपली यही बोलता है कि किसी भी सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज होगा उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फ्लक्स मालूम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से फ्लक्स मालूम हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मिनट, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेयर क्यू इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस एस। क्यू क्या है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एस। तो सरफेस एस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो क्यू हो गया, ठीक है। और टोटल फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। द लॉ इम्प्लाइज दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। मतलब ये लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं हो, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इनक्लोज्ड चार्ज क्या हो गया, 0। तो अगर इनक्लोज चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स 0 होना चाहिए ना। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर कि द लॉ इम्प्लाइज दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा है, देखिए, वी कैन सी दैट explicitly in the simple situation figure 1.23। यहाँ पे एक सिंपल सा ले रहा है एग्जाम्पल। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे सरफेस 2 पे आप एरिया देखेंगे तो आउटवर्ड होगा, सरफेस 1 पे एरिया देखेंगे तो आउटवर्ड होगा। एरिया हमेशा आउटवर्ड, सरफेस 3 पे ये जो कर्व सरफेस है इस पे एरिया देखेंगे तो एरिया कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। इस चीज़ को जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जा रहा है। देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में है, देखिए ऐसे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अब आप देखें ठीक से, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, φ2, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, आपको एंगल तो 0 मिलेगा ना। तो ई ए कॉस थीटा, मतलब थीटा क्या रखेंगे, 0। तो थीटा जैसे आप 0 डिग्री रखेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ई ए, ठीक है। एरिया ए या फिर एस लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सरफेस 1 पे लिखेंगे आप, जब सरफेस 1 पे लिखेंगे ना, तो आपको मिलेगा 180 एंगल। तो आपको लिखना होगा माइनस ई ए। 180 एंगल कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने
देखा तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाते हुए दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाते हुए दिख रहा है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर, तो एंगल कितना मिलेगा 180। तो 180 रखते आपको फ्लक्स क्या मिला, नेगेटिव में माइनस ई है। बट इस पॉइंट पे देखिए सरफेस 3 पर, तो सरफेस 3 पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया परपेंडिकुलर में है, क्योंकि एरिया तो हमेशा बाहर की तरफ होता है सरफेस से। तो आपको एंगल क्या मिला 90। तो सरफेस 3 पर जब देखेंगे आप तो आपको एंगल 90 मिलेगा। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा 0। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं इस सिलिंड्रिकल सरफेस से, तो टोटल फ्लक्स मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मुझे 0 मिल जाएगा। देखिए टोटल फ्लक्स मैं लिखूंगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है, φ1 है प्लस ई, एक सेकेंड रुकिए, φ1 है प्लस ई, ठीक है, φ2 है माइनस ई ए एंड φ3 0 है। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला ओवरऑल 0। मतलब ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो टोटल फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। देखिए φ1 φ2 φ3, ठीक है, और पॉजिटिव ई ए नेगेटिव ई ए, यहाँ पे ये जो एस है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों एरिया तो सेम ही रहेगा, तो आपको टोटल फ्लक्स क्या मिल जाएगा 0। तो एनसीईआरटी में इसी एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पर समझाया गया कि जब भी चार्ज नहीं होगा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर whenever you find that the net electric flux through a closed surface is 0, we conclude that the total charge contained in the closed surface is 0। जब फ्लक्स ही 0 हो जाएगा तो इस सरफेस के अंदर चार्ज तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ, दैट इज इक्वेशन 1.31, इक्वेशन 1.31 इस इक्वेशन की बात हो रही है, मतलब ये जो लिखा है मैंने इसकी बात हो रही है। ठीक है, इज दैट इट इज़ ट्रू इन जनरल एंड नॉट ओनली इन द सिंपल केसेज वी हैव कंसिडर्ड अबव, है ना, मतलब सिर्फ सिंपल केसेज में नहीं होगा। ठीक है, जनरल केस में भी एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, लेट अस नोट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए क्या मतलब ये सच में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, ये मतलब नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज। मतलब ये हुआ कि गॉस लॉ शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब गॉस लॉ जो होगा ना, जो फ्लक्स होगा यहाँ पर, वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा गॉस लॉ। ठीक है, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस, वैसे देखें तो जो गॉस है वो तो यही लिखे ना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, बट फ्लक्स क्या होता है एरिया, तो ई एस मतलब एरिया, एस मतलब एरिया, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही बोल रहा है कि जो चार्ज क्यू है ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। जैसे मान लीजिए किसी सरफेस में, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए -Q1 प्लस Q2 Q3 -Q4। तो जो ये Q इनक्लोज्ड में लिखूँगा ना, ये मैं सभी का सम लिखूँगा, -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 -Q4। तो अगर मैं और इसको मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा, फ्लक्स मालूम हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख रहा है कि जो ये Q है राइट साइड में, वो सभी का सम होना चाहिए। जितना भी इस सरफेस के अंदर चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सभी चार्जेस का सम होना चाहिए। ठीक है, द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। मतलब यहाँ जो चार्ज होगा वो तो एक तो सभी का सम भी होगा, दूसरा चार्ज कहीं भी रहे रिजल्ट फ्लक्स का सेम आना चाहिए। मतलब चार्ज के पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज बॉडी के अंदर सरफेस के अंदर कहाँ रखा गया, इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक तो देखिए, मतलब एक तो किसी भी शेप में बॉडी हो, है ना, फ्लक्स वही मिलेगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा चार्ज को आप सेंटर पर रखेंगे मान लीजिए यहाँ पर, तब भी आपको
फ्लक्स वही मिलेगा, ठीक है। चार्ज को आप सेंटर पर रख के कहीं और रखते हैं तब भी आपको फ्लक्स वही मिलेगा। रीज़न उसका क्या है कि देखिए चार्ज अगर सेंटर पे होगा, ठीक है, तब भी ये नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स उतना ही देगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स होता है। यहाँ रहेगा तब भी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स उतना ही देगा। डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे सिमेट्रिकली डिवाइड होगा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स, मतलब इक्वल जाएगा हर तरफ में। यहाँ पर क्या होगा, इक्वल नहीं जाएगा, इधर ज़्यादा जाएगा, है ना, इधर ज़्यादा जाएगा, इधर थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, मतलब फ्लक्स सेम रहेगा। इसको चार्ज के पोजीशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड हुज फ्लक्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। लेफ्ट साइड मतलब ये वाला, इसकी बात हो रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज मान लीजिए Q5 और Q6 भी है ना बाहर में, तो इस सरफेस में, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 5 6 सभी चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो चार्ज आउटसाइड द स्फीयर हो या फिर इनसाइड द स्फीयर हो। मतलब सरफेस के बाहर चार्ज हो चाहे सरफेस के अंदर चार्ज हो, सभी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। बट ये इनक्लोज चार्ज सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। द टर्म Q ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ हाउएवर रिप्रेजेंट्स ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड द S, है ना। वही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से होगा, जबकि ये जो चार्ज होगा वो सिर्फ इनसाइड द सरफेस की वजह से होगा, ठीक है। हम देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 4, द सरफेस दैट वी चूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हम जो सरफेस चूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज अभी इनक्लोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी वजह से फील्ड चाहिए तो हम गॉस थ्योरम से अगर निकालेंगे तो हमें एक सरफेस बनाना पड़ेगा इस टाइप से, इसको इनक्लोज बनाने के लिए, जो कि एक इमेजनरी सरफेस होगा, रियल नहीं है, क्योंकि तो पॉइंट चार्ज था और कहीं पे इनक्लोज नहीं था, बट हमने इसको इनक्लोज बनाया गॉसियन सरफेस के थ्रू हेल्प से। तो हम जो भी सरफेस ड्रॉ करते हैं इसको इनक्लोज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो वही चीज़ बोल रहा है कि द सरफेस दैट वी चूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यू मे चूज एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस लॉ। कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्फेरिकल ही होगा, आप सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, ठीक है, प्लेन भी ले सकते हैं, मतलब ठीक है, क्यूब भी ले सकते हैं, किसी भी शेप में ले सकते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो। टेक केयर नॉट टू लेट गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। मतलब किसी भी एक, मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, तो ये नहीं कि गॉसियन सरफेस इससे ही पास करा दें, ऐसा नहीं करें, इसको भी इनक्लोज कर लो। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है तो इसको भी इनक्लोज कर लो, ऐसा पास कराओ, ठीक है, अगर क्वेश्चन बोला जा रहा है तो। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर इसी से पास करा दोगे तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन अच्छे से नहीं किया गया है, ठीक है। एज यू गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज, ठीक है, विदाउट एनी बाउंड। मतलब तुम जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक जाओगे ना, फील्ड बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए फील्ड ऐसे निकलता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फील्ड ना ऐसे निकलता है हर तरफ, तो देखो यहाँ पर चार्ज के नज़दीक में देखिए ठीक से, तो देखो फील्ड का डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस वही है बट स्पेस ज़्यादा हो गया, बट यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। ओके, हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जबकि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी गॉसियन सरफेस पास करता है। गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टूवर्ड्स मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज़ सिमेट्री सम सिमेट्री। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, जैसे कि लीनियर चार्ज हो गया या फिर स्फीयर हो गया जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। दिस इज facilitated by the choice of suitable Gaussian surface. Finally, Gauss law is based on the inverse square. Gauss law is based on the inverse square dependence on distance contained in the Gauss law. Any violation of Gauss law will indicate departure from inverse square law. ठीक है, अगर कोई भी लॉ वायलेट करते हैं तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ कैसे हुआ? गॉस थ्योरम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि ये 1/r² होता है, और गॉस में भी ये आया ही था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। सो देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक जो एग्जाम्पल है इसका 1.10 मतलब 1.10, ठीक है 1.10, इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.24, एक क्यूब है, ठीक है, आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है, ई वाई एंड ई जेड 0। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड में 0 है। मतलब ना वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही जेड में, सिर्फ इस डायरेक्शन में है, और वो भी एक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ये एक्स वेरी करेगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। एंड क्यूब को देखिए, तो क्यूब यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर रखा गया? तो क्यूब ए डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है। वे अल्फा इज 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2। कैलकुलेट फर्स्ट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, सेकेंड चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, बोला गया कि फ्लक्स निकालिए क्यूब के थ्रू एंड चार्ज विद इन द क्यूब क्या होगा ये भी बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करेगा ना, उस मोमेंट पे x का वैल्यू क्या है? तो इस मोमेंट पे x का वैल्यू a है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे इस मोमेंट पे? जस्ट जब इन करेगा तब, तो अल्फा इंटू ए टू द पावर x की जगह पे a पुट कर देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। बट जब वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रहा होगा ना, इस मोमेंट पे x का वैल्यू क्या होगा? 2a हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे कि अल्फा इंटू एक्स दैट इज़ 2a टू द पावर 1/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखिए कि जैसे जैसे x वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करते रहेगा। तो जब यहाँ पर एंटर कर रहा था तो x का वैल्यू a था, तो मैंने a रख दिया, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a हो गया, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2a हो गया यहाँ पर, तो हम 2a रखेंगे, ठीक है, कि वैसे ही वेरी कर रहा है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है आपसे फर्स्ट पॉइंट में कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंटर करेगा तो इस वाले स्क्वायर फेस में, देखो ये तो फेस पूरा स्क्वायर है ना, तो पूरे स्क्वायर फेस का एरिया कितना हो जाएगा? स्मॉल a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब एंटर कर रहा होगा ना, उस मोमेंट पे हम लोग इनकमिंग देखेंगे ना। तो इनकमिंग मतलब राइट साइड का फेस और लेफ्ट साइड का फेस। तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लिखा है EL और ER, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो मैं लेफ्ट बोल देता हूँ इसको इनकमिंग को, इसको राइट बोल देता हूँ, ठीक है। तो इनकमिंग को ही मैं यहाँ पर लेफ्ट बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स देखूँ मैं, तो देखिए एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है, तो एरिया इधर होगा, इसका भी एरिया इधर होगा, तो एरिया हमेशा आउटवर्ड। तो आप फ्लक्स क्या लिखेंगे? तो EL इंटू एरिया, ये तो स्क्वायर फेस में है, तो E स्क्वायर इंटू एंगल कितना बनेगा? 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंटर कर रहा है और एरिया बाहर की तरफ, तो 180, ठीक है। और EL हम लोगों ने निकाल रखा है अल्फा √a इंटू a स्क्वायर, ठीक है, इंटू -1 cos 180, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा? अल्फा है ना इंटू यहाँ पर a टू द पावर 2 + 1/2, और ये माइनस भी आएगा साथ में, तो यहाँ से आपको अल्फा माइनस अल्फा इंटू a टू द पावर 5/2। तो ये हम लोग को इनकमिंग हो तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है।
राइट साइड में जो फ्लक्स आएगा ना ये भी सेम आएगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा। नहीं सेम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। और एंगल 0 डिग्री, क्योंकि देखिए एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू 2a टू द पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा अल्फ़ा इंटू √2 इंटू ए टू द पावर 5/2। ओके, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का फ्लक्स हम लोग को मालूम हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला गया है, ठीक है, राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है, फिर फ्लक्स निकाला गया, ठीक है। तो फ्लक्स जब निकाला जाएगा तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी पुट नहीं किया इन लोगों ने, तो यहाँ पे लिखा है EL इंटू ए स्क्वायर माइनस के साथ, यहाँ पे ER इंटू ए स्क्वायर प्लस के साथ। तो दोनों को जब ऐड करेंगे, है ना, तो देखिए जब ऐड करेंगे तो अब तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट वाला यहाँ पे है ना, और ये राइट वाला है, तो लेफ्ट की जगह पे क्या रखा है, a टू द पावर हाफ, ठीक है, और राइट वाले की जगह पे 2a टू द पावर हाफ, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, एरिया था, उसको बाहर निकाल दिया, अल्फा और एरिया कॉमन हो गया तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो √2 - 1 बचेगा यहाँ पर। मैं भी यहाँ पे जो सॉल्व किया ना उसको लिख देता हूँ, राइट और लेफ्ट का मालूम है ना अपने को। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो राइट साइड में पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या है अल्फ़ा इंटू √2 इंटू ए टू द पावर 5/2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड का नेगेटिव है, तो अल्फ़ा इंटू ए टू द पावर 5/2। तो मैं यहाँ से कॉमन कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन क्या करूँगा, देखिए, तो अल्फ़ा इंटू ए टू द पावर 5/2 इंटू √2 - 1, और ए मतलब एरिया, सॉरी ए मतलब साइड लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, 0.1 मीटर, तो आप यहाँ पर 0.1 मीटर रख दीजिए, ठीक है यहाँ पर। तो देखिए और अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए 800 इंटू 0.1 मीटर टू द पावर 5/2 इंटू √2 मतलब 1.41 - 1, ठीक है। तो आपको यहाँ से फाई टोटल मालूम हो जाएगा, है ना, देखिए रखा गया ना 800, है ना, 800 इंटू 0.1 टू द पावर 5/2 √2 - 1। तो ये जब पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला वैल्यू यहाँ से टोटल फ्लक्स का मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रही बात इनक्लोज की, कि भाई इनक्लोज चार्ज कितना मिलेगा। तो जो भी फ्लक्स आपने निकाला उस फ्लक्स को Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपने तो फाई तो निकाल लिया ना, तो उस फाई को यहाँ पे देखिए रख दिए, यहाँ रख दीजिए फाई को, और उसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इनक्लोज चार्ज यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। आपको इनक्लोज चार्ज मालूम हो जाएगा, कितना चार्ज इनक्लोज होगा इस क्यूब के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल 1.11 है ना, ये एग्जाम्पल है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज इन द पोजिशन in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I cap Newton per coulomb for x greater than 0, E is equal to -200, मतलब नेगेटिव के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है। A right circular cylinder of length 20 cm, radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to plus 10 coulomb and the other is at x is equal to minus 10 coulomb. What is the net outward flux through each face, flat face? What is the flux through the side of the cylinder? What is the net outward flux through the cylinder and what is the net charge inside the cylinder? देखिए, जो नेगेटिव एक्स है ना उसके लिए नेगेटिव फील्ड है, जो पॉजिटिव एक्स है उसके लिए पॉजिटिव फील्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ से ना हम बोल सकते हैं कि इधर फील्ड निकल रहा है, फील्ड इधर भी निकल रहा है, तो इसके लिए एरिया इधर होगा, इसके लिए एरिया इधर होगा, ठीक है। तो जिसके लिए एरिया नेगेटिव है उसका फील्ड भी नेगेटिव है, जिसके लिए एरिया पॉजिटिव है उसका फील्ड भी पॉजिटिव है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में, तो एंगल क्या मिलेगा इनके बीच का, 0। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स निकालेंगे लेफ्ट फेस और राइट फेस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेगेटिव में लिखेंगे यहाँ पर -200 के दिया हुआ है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। और एरिया आप निकाल देंगे πr² करके,
तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर होगा। तो पाई आर स्क्वायर करके आप एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको एरिया यहाँ से जो है ना वो इस डायरेक्शन में है एरिया, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो सोचिए एरिया भी नेगेटिव, फील्ड भी नेगेटिव, और एंगल यहाँ पर 0 डिग्री। तो जब फ्लक्स लिखेंगे आप ई ए कॉस थीटा, ठीक है, लेफ़्ट के लिए, तो इसमें ये माइनस पुट करेंगे 200, तो एरिया भी तो आप माइनस पाई आर स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पे एंगल क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 200 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए रेडियस का। तो सॉल्व करने पे जो लेफ्ट साइड से जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, दैट इज 1.57, ठीक है। राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वो पॉजिटिव है, एरिया भी पॉजिटिव है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, रेडियस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा राइट साइड में, सेम आएगा, है ना। ऑन द राइट फेज ई एंड डेल्टा आर पैरेलल, देयरफॉर रिजल्ट सेम आएगा। तो अब अगर नेट फ्लक्स पूछा जाए सिर्फ फ्लैट सर्फेसिस से, इन दोनों से, लेफ्ट राइट दोनों फेस से, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके जो पॉइंट सी है ना वो मालूम हो जाएगा नेट फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। पॉइंट बी में पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का साइड से मतलब ये जो कर्व वाला सरफेस है उससे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो एंगल क्या बनेगा 90। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, एंगल 90, तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस 90, दैट इज 0। तो इसलिए यहाँ पे 0 इसका आंसर होगा डी का। अब देखिए अगर आपको नेट फ्लक्स मालूम हो गया है तो आप क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, तो आप क्यू इनक्लोज अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स तो निकाला है ना हम लोगों ने अभी 3.14, 3.14 में आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना चार्ज इनक्लोज होगा ये आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग अभी यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा, इसमें नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कवर कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आज ही मैं अपलोड कर दूं, नहीं तो फिर कल अपलोड कर दूंगा, तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।